नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया प्रपंच शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 2023 की पहली साजिश शुरू हो चुकी है और इस बार यह साजिश एक मुल्क से नहीं हुई, एक शहर से नहीं हुई। खबर है कि तीन देशों के कुछ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। वीडियो बनाया गया, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिए गए और तब जाकर साजिश की ये 2 पार्ट थ्योरी बनाई गई। हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को सीधे निशाने पर लिया गया, मुद्दा मुसलमान को बनाया गया। 21 साल पुरानी फाइल को खोज कर निकाला गया और इसे एक नए रंग में रंगकर, नई स्क्रिप्ट डालकर रिलीज कर दिया गया। हिंदुस्तान के कुछ बड़े नेताओं ने इस साजिश को आगे बढ़ाया और जब आज साजिश के कुछ पन्ने खुले, कुछ वीडियोस बाहर आए, कुछ सच्चाई खुली, तो फिर नरेंद्र मोदी को ही डरपोक कह दिया। तो असल में डरपोक है कौन? डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर कौन है और इसमें किस नेता का क्या रोल है, सब आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी से कौन कौन डरता है? जो प्रधानमंत्री से डरता है वही मोदी को डरपोक भी कहता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ है। इस षड्यंत्र के पीछे पाकिस्तान के कुछ लोग हैं और हिंदुस्तान में बैठे मोदी के कुछ दुश्मन। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए 60 मिनट की एक पूरी रील तैयार कर दी गई। मोदी पर कीचड़ उछालने वाली रील का पहला सीजन 23 में लॉन्च हुआ है। 24 आते आते इस रील का सीजन 2 लॉन्च करने की तैयारी है। इस एंटी मोदी प्रोजेक्ट में कितने पाकिस्तानी चेहरे हैं, कितने हिंदुस्तानी मोहरे हैं? क्या पाकिस्तानी मूल के एक नेता ने मोदी विरोधी फिल्म को स्पॉन्सर किया और हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों ने उसे मोबाइल डिलीवर किया? मोदी को बदनाम करने वाली फिल्म तैयार हुई लंदन में। हिंदुस्तान में इस फिल्म का प्रमोशन किया मोदी के कट्टर दुश्मनों ने। 60 मिनट की प्रोपेगेंडा फिल्म में जो एंटी मोदी लाइन है, वही लाइन पाकिस्तानी पीएम की भी है, इमरान की भी है, बिलावल की भी है और सेम टू सेम वही लाइन इंडिया में कांग्रेस की टाइमलाइन भी है। काले पोस्टर पर कलरफुल टेक्स्ट, नया टेम्पलेट, मोदी के खिलाफ हेट वाला नया टेप। जो लोग मोदी से खुद डर गए, 24 से पहले ही सरेंडर कर गए, वो मोदी को ही डरपोक बता रहे हैं, एक नया एंगल घुमा रहे हैं। मोदी से कौन कौन डरा हुआ है? अपना डर छिपाने के लिए मोदी को डरपोक कौन बता रहा है? मोदी के नाम से जो थर थर कांपते हैं, मैदान छोड़कर भागते हैं, पहले उनकी लिस्ट देख लीजिए। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, मोदी के दुश्मनों की दर्जन भर से ज्यादा ऐसी टाइमलाइन है जहां एक ही टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट हुआ है और वो टेक्स्ट है डरपोक। कांग्रेस की ऑफिशियल टाइमलाइन पर वही टेक्स्ट, कांग्रेस की दूसरी टाइमलाइन, कांग्रेस की तीसरी टाइमलाइन, चौथी टाइमलाइन, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। हर जगह काली स्क्रीन पर कलरफुल टेक्स्ट फिट किया गया, उसे सोशल मीडिया पर परोसा गया। लेकिन सिर्फ काले स्क्रीन, लाल टेक्स्ट पर मत जाइए, वीडियो गायब हो चुका है। मैसेज पर भी गौर फरमाइए। मोदी के खिलाफ एक ट्रोल आर्मी उतारी गई, सबके मोबाइल पर सेम टू सेम एक ही मैसेज भिजवाया गया। सवाल यह है कि मोदी के दुश्मन डरपोक शब्द लेकर क्यों आए?
कांग्रेस के हैंडल्स ने काले स्क्रीन पर मोदी के लिए जो लिखा उसी से मिलता जुलता टेक्स्ट भारत में प्रतिबंधित रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पर कैसे दिखा। इंडिया में मोदी के खिलाफ जो कहानी मोदी के दुश्मन बना रहे हैं, पाकिस्तान उसी कहानी को क्यों रिपीट मोड में सुना रहा है। 24 से पहले 2002 वाली स्क्रिप्ट नए तरीके से फिट की गई है। मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराने वाली एक नई कहानी बनाई गई है। बाकायदा पोस्टर्स छपे हैं। देश के बाहर विदेशी ताकतों को काम पर लगाया गया है। बीजेपी का, आरएसएस का नाम फिट करके मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया गया है। आरएसएस को फासिस्ट बताकर झूठा नैरेटिव परोसा गया है। भगवाधारी योगी के खिलाफ, यूपी के सीएम योगी के खिलाफ हिंदू मिलिटेंट मॉन्क वाला टेक्स्ट बार बार रिपीट किया गया है। यह सब अचानक नहीं हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ 23 वाला टूल किट एक्टिव हुआ है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 24 घंटों से एक ही डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाले हैशटैग के साथ, विश्वगुरु वाले टेक्स्ट के साथ मोदी पर अटैक कर रहे हैं। दीदी की पार्टी भी पीछे से वही नैरेटिव घुमा रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन तो गुरुवार रात से ही एक्टिव हैं। ये रहा लिंक, जरूर देखिए, जल्दी देखिए, डाउनलोड कीजिए। यही टेप बजाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी के सारे दुश्मन अचानक पश्चिमी मीडिया का इतना गुणगान क्यों करने लगे। पर्दे के पीछे कुछ तो पक रहा है। मोदी के ऊपर खतरा बढ़ गया है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। दिल्ली में मोदी बीजेपी के सारे नेताओं को क्लियर मैसेज देते हैं। कहते हैं कि मुसलमानों के बीच जाओ, उनका वोट मिले ना मिले, उनके लिए काम करके दिखाओ। हिंदुस्तान में करीब 15 करोड़ मुसलमान वोटर्स हैं। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 12.5 लाख है। बोहरा समुदाय के मुसलमानों की संख्या करीब 5 लाख है। मुस्लिम तबके के इन सभी लोगों को पास लाने के लिए मोदी प्रोफेशनल तरीका अपनाते हैं। सबको पास बुलाते हैं, इनवाइट देते हैं। और अचानक खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाली पार्टियां मोदी का पुराना टेप निकालकर उसमें मिर्च मसाला डालकर मुसलमानों को डराने बहकाने वाला प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। बीजेपी is not a secular party. BJP is a religious Hindu party जो लोग सिर्फ मिलिटेंट हिंदुत्व में ही विश्वास करते हैं। हिंदुत्व मिलिटेंट रिलीजन नहीं है, इसीलिए हिंदू वोट का भी सब इनको मिलता नहीं है। और देखिए, कल जब ये लोग बयान दिया जे मुस्लिम लोग को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उन लोग को हम लोग का पास लाना पड़ेगा, तब ये भी डर है। दूसरा लीडर, बीजेपी का दूसरा लीडर बोला ये प्रक्रिया में हिंदू वोट ना चला जाए हम लोग का पास से। तो ये विभाजित जो करने वाला नीति है, समाज को विभाजित कर शुरू से ही है, ये इसका जाल में ये लोग खुद फंस गया। क्यों बोलना पड़ा जे अभी हम लोगों को मुस्लिम लोग को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इतना दिन बाद मोदी को ख्याल आया मुस्लिम लोग को लिए। सबका साथ सबका विकास नारा पहले लगाया था, उसका बाद जोड़ना पड़ा। क्यों? जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्योंकि जानते थे जे बीजेपी का सरकार सबको सबका विश्वास को सम्मान नहीं करता है। मोदी के दुश्मन मुसलमानों को किस बात का डर दिखा रहे हैं? 2002 पर आधारित प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों दिखा रहे हैं, उसे कुछ आंकड़ों से भी समझिए। जिस बीजेपी को 2009 में सिर्फ 4% मुसलमानों का वोट मिला था,
उसी बीजेपी को 2014 में 9% मुसलमानों का वोट मिला। 2019 में 8% मुस्लिम वोटर्स ने मोदी के नाम पर वोट दिया। यानी मुस्लिम वोटर्स दिल खोलकर मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए विरोधी खेमा डरा हुआ है। दरअसल जो डर रहे हैं, जो मोदी के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है। वो ये कि हिंदू वोटर्स तो मोदी के साथ हैं ही। अगर 24 में मुसलमान वोटर्स भी मोदी के साथ चले गए, मुसलमानों का 5% वोट भी मोदी को मिल गया, तो विरोधियों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसे भी कुछ नंबर्स से समझिए। 19 के चुनाव में बीजेपी को 37% से ज्यादा वोट मिले। एनडीए को टोटल 45% वोट मिले। अगर 24 में 5% मुसलमान बीजेपी के साथ आ गए तो एनडीए की टैली 50% हो जाएगी। बीजेपी अपने दम पर 42% से ज्यादा वोट ले जाएगी। 45% वोट शेयर के साथ 19 में एनडीए को 353 सीटें मिली थी। अगर मुस्लिम वोटों के दम पर वोट शेयर 50% हो गया तो 2024 में मोदी की लीडरशिप में एनडीए 404 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकता है। मोदी के दुश्मनों को इसी बात की चिंता सता रही है। एंटी मोदी गैंग यही चाहता है कि इससे पहले देश का मुसलमान मोदी के साथ आए, कुछ ऐसा फैला दो, कुछ ऐसा दिखा दो कि हिंदुस्तान के मुसलमान पीछे हट जाएं। मुसलमानों को लेकर मोदी काफी सीरियस हैं। यूएई से लेकर कुवैत, कतर, सऊदी अरब तक हर जगह मोदी का अपना फैन क्लब है। इस बार मोदी ने 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के बतौर एक मुस्लिम देश इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को इनवाइट किया है। मगर उससे पहले ही मोदी के दुश्मनों ने विदेश में रची गई एक साजिश को, प्रोपेगेंडा वाली 60 मिनट की रील को अपना सियासी व्हील बना लिया है और मोदी पर चढ़ाई कर दी है। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि अचानक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, उसमें कुछ भी नया नहीं होता, सारी पुरानी बातें होती हैं, वही एंटी इंडिया नैरेटिव वाला प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन भारत में बैठे मोदी विरोधी उस डॉक्यूमेंट्री को खूब देखते हैं, अपनी टाइमलाइन पर घुमाते हैं, डरपोक वाला टेक्स्ट चिपकाते हैं, मगर सच नहीं बताते। सच यह है कि गुजरात प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी को क्लीन चिट दी है। हेडलाइन ही यही है, बाकी सारे प्रपंच, सारी स्क्रिप्ट फर्जी है। और जब मोदी पर मुसलमानों को भड़काने का नैरेटिव चलाने वाले हार गए तो वही लोग लंदन वाली कहानी लेकर आ गए, जबकि खुद वहां की सरकार ने भी कह दिया है ये पूरी रील ही फर्जी है, इसमें कोई दम नहीं, सब भारत को, मोदी को बदनाम करने वाली प्लानिंग है, प्लॉटिंग है। सर, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री पर आपने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, जिस पर भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से बड़ी निराशा जाहिर की और कहा कि एक प्रोपेगेंडा का काम लगता है। लेकिन एक सवाल जो यहां हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग में है वो ये कि इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई गई, इसके पीछे क्या मकसद देख रहे हैं आप? इसका मकसद बहुत सिंपल है कि इंडिया नाउ इज ए प्रेसिडेंट ऑफ G20, उनको प्रेसिडेंसी मिल चुकी है G20 की। इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज इन नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इंडियंस आर डूइंग सो वेल। ये इन्होंने जो हेट्रेड स्टर की है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के, जो इनका एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है डिवाइड एंड रूल, वो कर रहे, अभी ये यूके में कर रहे हैं, तो इसका असर इनको ज्यादा पड़ेगा अगर 5-6 मिलियन लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से नहीं रहते। और यहाँ तो बहुत राइट्स हो जाएंगे, कभी क्या कुछ हो सकता है। मोदी जी वॉज एक्सोनरेटेड। या तो आप बताओ कि हमारी जुडिशरी को भी इन्होंने शंका की है, हमारी पुलिस पे भी की है, इन्होंने हमें बहुत
ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, बट दैट ये उल्टा मिसफायर हो गया है। देखो मोदी जी एक ऐसा लीडर है जिसको पुतिन भी रिस्पेक्ट करता है और बाइडेन भी रिस्पेक्ट करता है। कौन है दुनिया में ऐसा लीडर, मुझे बताओ। ये तो इंडिया की बहुत सौभाग्य है कि आपको ऐसा डिप्लोमेट, ऐसा इंटेलिजेंट लीडर मिला है जिसने भारत माँ की शान सारी दुनिया में कहां से कहां पहुंचा दी है। जो मुद्दा भी खत्म नहीं होगा, ये अभी इन्होंने शुरू किया, खत्म तो हम करेंगे। इंग्लैंड में, यूके में पाकिस्तान की लॉबी, वहां पाकिस्तान ओरिजिन के लोग इतने पावरफुल हैं कि ब्रिटेन के नेशनल ब्रॉडकास्टर को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऐसे हिट जॉब के लिए। देखो पता क्या है, बीबीसी ब्रॉडकास्टर ने अपना प्रोग्राम बेचना है, दिखाना है, ऑडियंस लेना है। आप नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा। उन्होंने देख लिया कि इंडिया को नीचे कराने के लिए किस किस को खुशी मिलती है। ये इट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ये उल्टा पड़ेगा इनको। अपनी भी बेइज्जती कराएंगे और हमें भी यूनाइट करेंगे। हमारे कहते हैं ना, जिसकी अकल पे पर्दा पड़, जिसके बुरे दिन आते हैं उसके अकल पे पर्दा पड़ जाता है जी। इनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है। यानी ये बात तो कंफर्म है, मोदी के खिलाफ जो नई रील बनी है उस रील के डायरेक्टर्स पाकिस्तानी हैं। इंडिया में उस रील के प्रमोटर्स मोदी के कट्टर सियासी विरोधी। 23 में जो कुछ भी हो रहा है सब 24 वाले प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर कांग्रेस के YouTube अकाउंट पर यह पोस्टर छप रहा है कि बीजेपी को चोट लगेगी तो समझ लीजिए गेम बहुत बड़ा है। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आप हमारे होंगे, हमें किसी और प्रॉक्सी को नहीं संभालना। यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे ही प्रॉक्सी रूल ने हमारा नुकसान बहुत किया। तो मैं लंबा ना जाऊं, एक जकारा छो बाबा खड़ियां करके, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मोदी को 24 में हटाने का इरादा है, इसीलिए तो भारत जोड़ने निकले राहुल मुसलमानों का वोट जोड़ने के इरादे से जम्मू कश्मीर में एंट्री लेते हैं तो फारूक अब्दुल्ला के साथ मंच साझा करते हैं। वही फारूक अब्दुल्ला जो 370 की वकालत करते हैं, मोदी की मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान की लाइन पर बोलते हैं और राहुल के साथ दिखते हैं। माइक पकड़ मोदी विरोधी टेप ऑन कर देते हैं और बैक टू बैक राहुल भी सेम लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। यही यात्रा जो है आज भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इसके दुश्मन हैं वो भारत के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो लोगों के दुश्मन हैं। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भारत में हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, वो है सवाल। अगर हम लोग इकट्ठे रहे तो हम भारत को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो इस जवान ने ये अहद किया, मैं पता नहीं, मैं समझता नहीं हूं कहां से उसने इसको ये हिम्मत दी कि ये चला कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैलाई है और ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, नफरत फैलाएंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर से आपकी जेब कट जाएगी। ये बहाना है, आप बात समझिए, ये बहाना है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं, ये आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य है। सोचिए, मोदी विरोधी जो नेता बार बार डरपोक का नैरेटिव फिट कर रहे हैं, दरअसल डरे हुए तो वो खुद हैं, जो बार बार मोदी का नाम लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा में मोदी का ही नाम फिट कर मुसलमानों को डराते हैं और सियासी माइलेज उठाते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें नीतीश की पार्टी के नेता भी हैं
जो कभी मौलाना हुआ करते थे। वो आज नेता तो बन गए, मगर उनकी भाषा मरने मारने वाली है। मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। आप कह रहे हैं हम हर शहर को करबला बना देंगे? हर शहर में करबला है ही है। करबला के युद्ध में क्या हुआ था सबको मालूम है ना, और आपने जिस संदर्भ में बातें कही वो भी समझ में आ रही हैं। हमारा संदर्भ तो क्लियर है कि जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर रोज लोग हाथ डाल रहे हैं, अब ये असहनीय है, बर्दाश्त नहीं होता। आप चाहते हैं कि वैसा ही जो करबला में वो यहाँ भी हो, और वैसी परिस्थिति यहाँ है क्या? वैसी परिस्थिति को लोग ले कहां जाना चाहते हैं? हम तो साफ कह रहे हैं ना कि सब लुटा देंगे, सब लुटा देंगे, लुटाते आए हैं। आज भी बगैर किसी तथ्य और सबूत के हमारे बच्चों को जेल की सलाखों में आतंकवादी कह के डाल दिया जाता है। 20 साल, 15 साल, 18 साल की सजा भी नहीं काटते बच्चे, सलाखों में प्रताड़ित किए जाते, अदालत उनको बाइज्जत बरी की जाती। ये तो रोज हो रहा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज अपमान किया जा रहा। हमारी टोपी दाढ़ी देखकर लोग जिहादी कह रहे हैं, लोग हथियार बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। जिहादी कह दो, जहां चाहो हमको अपमान कर दो, जहां चाहो वहां बेइज्जत कर लो। हमारा कहीं केस लिखा जा रहा है क्या? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? अब देश में जरूरत है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस और भरोसा पैदा हो और वो भी गर्व के साथ समाज में इज्जत के साथ जी सके। जेडीयू के नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी आग लगाने वाली बातें करते हैं, पछतावा नहीं करते, नफरती जबान को डिफेंड करते हैं। और दूसरी ओर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की पार्टियां मोदी विरोधी झुंड में शामिल नेता डरपोक वाला नैरेटिव फैलाते हैं, पाकिस्तानी लाइन पर चलते हैं। ये खेल 23 में शुरू हुआ है, 24 तक चलेगा। पहला चैप्टर अभी दिखा है, आगे और भी चैप्टर दिखेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने आज रायपुर में दिव्य दरबार लगाया और पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर लाइव टेस्ट भी दिया। और ये परीक्षा हजारों लोगों के सामने बाबा ने दी, खुले दरबार में कैमरों के सामने दी। कैमरे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भी थे और कैमरे मीडिया के भी थे। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने दरबार में क्या क्या दिखाया, क्या क्या बताया और क्या क्या छिपाया, क्या सच में कोई चमत्कार हुआ या बाबा ने सरेंडर कर दिया, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, हनुमान जी दया करेंगे, दुआ और दवा दोनों चलने दीजिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो। हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। हम किसी को बुलाते नहीं है, कोई दावा नहीं करते हैं, हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे। आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। सवाल सीधा है, क्या ये बाबा मन की बातें जान लेते हैं? क्या ये बाबा घर की बातें जान जाते हैं? क्या ये बाबा बीमारियों को पकड़ लेते हैं? क्या ये बाबा मोबाइल नंबर तक बता देते हैं? बागेश्वर धाम सरकार अपने दरबार में जो करते हैं वो विश्वास है या अंधविश्वास, पाखंड है या चमत्कार? आरोपों की लंबी लिस्ट है, लेकिन बाबा बड़े निश्चिंत हैं। वो कहते हैं वो जो करते हैं वो नहीं करते, बल्कि बालाजी करते हैं। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आइए तो टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है।
विश्वास और अंधविश्वास के बीच फर्क तो सिर्फ 2 अक्षरों का है, लेकिन इन्हीं 2 अक्षरों ने बड़ा बखेड़ा कर दिया है। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। बागेश्वर धाम सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ है, इसीलिए बाबा ने जवाब देने के लिए लाइव दरबार में बुलाया है। साफ शब्दों में बताया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाबा का दिव्य दरबार सजा, सामने हजारों भक्त बैठे। विश्वास और अंधविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा का लाइव टेस्ट बस कुछ ही देर में होने वाला था। एक नहीं, कई चैनलों के पत्रकार मौजूद थे। कैमरे ऑन हो गए, लेकिन उससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात के लिए अलर्ट किया। सीताराम, और जो बात अच्छा पूछना वही जो तुम सुन सको। कहते वाईफाई में अगर सिग्नल आ गए तो रेलगाड़ी रुकत नहीं है। हाँ, तो तुम फिर बाद में कहोगे गुरु जी हमारी पोल खोल दी। तो वही पूछना जो तुम सुन सको। एक भी हमारे वाईफाई में अगर सिग्नल आए तो बस गड़बड़ है। बाबा जो करने वाले हैं वो चमत्कार है या पाखंड, फैसला आपको करना है, क्योंकि सब कुछ सामने होने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ही देर में बताएंगे कैसे वो अपने भक्तों की मन की बातें जान जाते हैं, कैसे वो भक्तों की परेशानियां महसूस कर लेते हैं। बाबा ने अपनी पोटली के भीतर हाथ डाला और फिर 6 बार इसे सिर पर घुमाया। बाबा की पोटली में ये एक छोटी सी गदा है जिसे बाबा वाईफाई कहते हैं, और बाबा जब ये अपने सिर पर घुमाते हैं तो उस वक्त वो अपने इष्ट से कनेक्ट करते हैं। जब ये कनेक्शन जुड़ जाता है उसके बाद वो भक्तों को उनका संदेश सुनाते हैं। हो गई जय जय, वाईफाई में सिग्नल आ गए। आओ आओ आओ, अब वाईफाई हम बोलन लगो। जो भी हमें मन में प्रेरणा लगेगी हम आपको बुलाएंगे, और ना समझ में आए तो आप टोक दीजिएगा, और जो भी गलत लगे आप टोक दीजिएगा। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा और लाखों लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का पाप लगेगा। आप वही पूछना जो तुम सुन सको, 1 या 2 प्रश्न, ताकि सबको मौका मिल जाए। और अपना प्रश्न करने के बाद में, इसके बाद में फिर जो है आप जाएंगे धाम की पेशी करना, और जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अगर लिख गया और नियम किया, होगा होगा होगा, जाओ आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा। पहला आदेश, अनीता नाम की माताजी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माताजी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए, और डी में ही बैठी हुई हैं, साड़ी पहने हुए आ जावे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने इष्ट पर भरोसा है। भक्तों को बागेश्वर धाम सरकार पर भरोसा है। हजारों की भीड़ के सामने से एक महिला निकल कर आती है, लेकिन उसके मंच पर आने से पहले बाबा बागेश्वर धाम कंफर्म करते हैं वो महिला अनीता ही है जिसका उन्हें बुलाने का आदेश मिला। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा पहले। बागेश्वर धाम की, ये डी में ही बैठी थी ना, डी में ही बैठी थी ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त बाबा का कनेक्शन फिर अपने इष्ट से हो जाता है। इस बार बाबा सुनील कुमार का नाम लेते हैं। साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, अगला आदेश है पंडाल नंबर 2। ये जो अंग्रेजी बताइए, जो हाथ का हो जाती है, लेफ्ट हाथ में सुनील कुमार नाम का बालक बैठा है।
सुनील कुमार रेलिंग के पीछे में बैठा हुआ है। सुनील कुमार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप अपने घर से देवी से प्रार्थना करके आए थे, आ जावें। हमारी तो नजर नहीं जा रही है, तो मौन की जा रही कहो कि सुनील आ जाओ, भेज दीजिए। विश्वास और अंधविश्वास के लाइन खींचने वालों के लिए यह विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन जो कैमरे के सामने दिखाई दिया उसका क्या? अभी वो चमत्कार दिखना बाकी था जिसके आरोप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे। बाबा के सामने चमत्कार को सिद्ध करने वाला सब्जेक्ट मौजूद था। क्या नाम है आपका? अनीता। आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मैं YouTube से आपको देखती हूँ और मंदिर में जाती हूँ तो बालाजी के सामने अर्जी लगाती हूँ। कहाँ से हो? मैं यहाँ फाफड़ी से हूँ। रायपुर से? रायपुर फाफड़ी से। लीजिए, नजदीक आ जाइए, और नजदीक आ जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर। अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? नहीं, मैं बालाजी हमारे घर की इष्ट देवता है। बहुत अच्छा, इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहली। आप यहीं डी में बैठी? हाँ, पीछे, बहुत पीछे बैठी। अच्छा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अनीता का लेखा जोखा लिखना शुरू किया। सवाल था कि क्या अनीता के बारे में बागेश्वर धाम सरकार को सब पता है? बाबा लिखते जा रहे थे और अपने इष्ट से कनेक्ट करते जा रहे थे। दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो, आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह के ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया PhD कर रही है। कितना रुपया गया है? अब अंदाजा नहीं है, 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के नहीं बताएंगे। रखा था हमने। और हमें गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं। अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। एक एक बात सही साबित हुई जिस पर मुहर अनीता लगा रही है। जिसे भक्त चमत्कार कहते हैं और बाबा से असहमत लोग अंधविश्वास कहते हैं, उसको समझने के लिए संवाददाता राजेश कुमार ने खुद अनीता से बात की। अनीता अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, बागेश्वर धाम सरकार ने इन्हें मंच पे बुलाया था और लाखों की भीड़ से उठाकर इन्हें बुलाया था। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम पहले से दिया था कुछ? नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं आज महाराज का प्रवचन 2 दिन से चल रहा है, मैं अपने घर में YouTube में ही देखती थी और यहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सुबह 8 बजे से आई हूँ, तो मैं VIP गेट से घुसने के चक्कर में, आगे बैठने के चक्कर में थी, तो नहीं मिला, तो मैंने जाके पीछे बैठ गई। अपनी काम वाली के साथ, गुड़िया के साथ आई थी मैं, और आके मैं पीछे बैठ गई। मैं जब से आई तब से मैं भगवान का नाम ही रट रही हूँ, सीताराम सीताराम। और मैं घर में भी हमारे इष्ट देवता हनुमान जी का एक नाम जब आपका सुनाई दिया तो क्या मन में भाव आया? आप तो पीछे बैठी थी। महाराज जी ने जैसे अनीता सफेद साड़ी बोला तो मैं सीधा उठ के दौड़े आई हूँ, मेरा ही नाम आया। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी बजरंगबली को रोज याद करती हूँ। घर में हमारे इष्ट देवता बालाजी हैं और मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ, तो रोज मैं बालाजी से अर्जी लगा के आती हूँ कि मेरे को महाराज जी एक बार बुला ले और मेरे पति की समस्या का जड़ निकालूं और एक भभूति मिल जाए जो मेरे घर में मेरे पति को ठीक कर दे। क्या आपने जो नाम बताया, जो जानकारी दी, पहले से लिख के रखे हुए थे वो? नहीं, मेरे सामने लिखे हैं। आपके सामने जब पूछे भी लिखे, मेरे को नहीं पूछा। आपने बताया? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। इन लोगों महाराज को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। महाराज भी मेरे को कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं। ना मैं यहाँ कार्यालय में किसी से मैं कोई चीज का परिचय नहीं हुआ था। मतलब आप सामने बैठी और आपके चेहरे को देख के उन्होंने आपके नहीं, यहाँ पे जब बैठी आप मंच पे, तो आपको देख के उन्होंने ये सारी चीजें लिख दी। क्या क्या लिख दिया उन्होंने? उन्होंने यही लिखा है मेरे पति के बारे में कि उनके शरीर में दर्द रहता है, मानसिक रोग चल रहा है, उनका दिमाग में मतलब परेशानी है, उनको दवाई चल रही है, यही सब बताए हैं और वो सही बताए। उनको पैसे भी आप ही के घर से चोरी हुए? हाँ, मेरे। अब इसे पाखंड कहिए या चमत्कार, जो कैमरे पर है वो यही है। 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की पेशी दिव्य दरबार में हुई, क्योंकि बाबा का मानना है कि सवाल उनके इष्ट की शक्ति पर उठा है, इसलिए
इसका प्रमाण देना आवश्यक है। इसी बीच मंच पर सुनील कुमार पहुंच गए और यहां पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। आप उसी पंडाल में से आए हैं? आइए आइए आइए। सीताराम, माइक लीजिए। देखो भाई, हमारा जोश में बोल देते हैं, हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कुछ एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, ऐसे बैठ जाता ना, कोनो ना मुंह दिखा जाए, नहीं तभी घर यहाँ है, अरे भैया ओ भाई साहब इतने बैठ जा, ओ राजा इतने बैठ जा, हाँ नजदीक आ जा। कहाँ को आए? यहीं से, रायपुर से ही हूँ। अच्छा, ले अब जितने भी पत्रकार हैं इन्हें पकड़ो, लगाओ इन्हें मार के, हमसे जी मिले तो नहीं है। हाँ, कहाँ रहते हो? यहाँ यहाँ शिवानंद नगर में किराए में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने अपना नाम यहाँ बताया था क्या? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं। अच्छा, मेरी बीवी को बुलाऊं सर? मिसेस भी आई हुई है, इनको थोड़ा बुला लो। जी बोलो, क्या अर्जी है आपकी? यहाँ मकान खुद का बन जाए, मेरा मतलब पेन है, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। बोलो। बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है, तो अभी ठीक नहीं रहता है। पढ़े लिखे हो? यस। क्या पढ़ाई की आपने? बीकॉम। आप बीकॉम? आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? नहीं। नहीं मानते? नहीं मानता हूँ मैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते, पावर अगर है तो लिख सकता है। हाँ। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पे? लिखा हुआ। हाँ। काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगाए, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। कमर L5 नामक नस में दिक्कत है। हाँ ठीक है, सच्ची नस का नाम आया है, L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है, जिसका नाम L5 S1। दो नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते। मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन डल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप झेल रहे बृजभूषण सिंह पर इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। दिल्ली में पिछले 1.5 घंटे से खेल मंत्री और देश के बड़े पहलवानों की बैठक चल रही है। यह बैठक काफी अहम है क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार को अपना जवाब दे दिया है। बृजभूषण के जवाब के बाद रेसलर्स के साथ अब खेल मंत्री बातचीत कर रहे हैं। दूसरी खबर यह कि ओलंपिक संघ से जुड़ी हुई है यह खबर। ओलंपिक संघ ने महिला पहलवानों के आरोपों की सच्चाई पता लगाने के लिए 7 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 वकील रखे गए हैं। यह कमेटी महिला पहलवानों के बयान रिकॉर्ड करेगी और फिर उनकी जांच करेगी।